हेलो, आई एम शाहनवाज और आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। इट मीन्स कि हम डिस्कस करेंगे मोशन की डेफिनेशन कि एक्चुअल में मोशन होता क्या है और देन इसके टाइप्स की मोशन कितने तरह के पॉसिबल हैं इस यूनिवर्स में। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा। आई होप यू विल एंजॉय अलॉट दिस लेक्चर। मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम अगर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में देखें तो लगभग हर एक पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स जो है वो मोशन में है। हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से। अगर आप देखें तो आपके घर में रखे हुए जो अलग अलग मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को अगर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनालिसिस करें, हर मटेरियल का अपना एक स्ट्रक्चर है, हर मटेरियल एक एटम से बना हुआ है और उन एटम्स के अंदर अगर हम देखें तो उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन जो 10⁻⁻⁻14 के ऑर्डर का, इतना छोटा, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का है, इतना छोटा, वो भी रिवॉल्यूशन में है। हम थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जिस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा बाहर अगर आएँ, हम अपनी दिनचर्या को देखें, अगर हम डेली रूटीन लाइफ को देखें तो हम भी दिन भर कोई ना कोई काम करते रहते हैं। इट मीन्स कि हम और हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट हमेशा मोशन में रहता है। हम अगर हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ नज़र घुमाएं तो हम देखेंगे कि या तो हम किसी व्हीकल को देखते हैं जो किसी तरह से मोशन कर रहा होता है, या हम किसी पर्टिकुलर हैंगिंग्स को अगर देखें तो वो भी किसी न किसी मोशन में होता रहता है। सो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ इन मोशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जिस अर्थ पर हैं, जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, वो अर्थ भी मोशन में है। वो अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व हो रही है। और ये रिवॉल्यूशन सिर्फ अर्थ का ही नहीं, अर्थ के जैसे ऐसे बहुत सारे प्लेनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात, ये अर्थ जो मोशन में है, जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रही है, ये अपने एक्सिस पर भी रोटेशन परफॉर्म कर रही है। इसलिए इस अर्थ पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भी क्या हैं, मोशन में ही हैं। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें तो ये पूरा सिस्टम जिसमें अर्थ, सन और ऐसे नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, ये पूरा सिस्टम भी अपनी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली मोशन जो है वो इस माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक हर जगह मौजूद है। 10⁻⁻15 मीटर जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ होता है, इतने छोटे लेवल से अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ 10⁻26 मीटर, यहाँ तक मोशन पॉसिबल है। हम देख पा रहे हैं कि हम खुद और हमारे अराउंड पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है, जिसका साइज़ 10⁻⁻14, 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻26 मीटर और पता नहीं इससे भी कहीं ज़्यादा, जिसके कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन मोशन, जो सब कुछ मोशन में है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मोशन के बारे में समझें, मोशन के बारे में पढ़ें कि एक्चुअल में मोशन होता क्या है, मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि मोशन किस वजह से हो रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम मोशन के बारे में प्रोबेबिलिटीज़ लगा पाएंगे, उस मोशन को कैलकुलेट कर पाएंगे और फ्यूचर मोशन के बारे में अंदाज़ा लगा पाएंगे। अगर हम मोशन की बात करें कि बेसिकली व्हाट इज़ मोशन, मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक बाइसिकल राइडर है जो कंटिन्यूसली बाइक साइकिलिंग कर रहा है, और साइकिलिंग करने के दौरान इसकी पहले पोजीशन यहाँ होगी, देन अभी यहाँ आ गया, देन अभी ये यहाँ पर मौजूद है, और हो सकता है थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर होगा। ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं इस पेंडुलम को, तो ये बॉब पहले इस पोजीशन पर था, आप देख सकते हैं पहले इस पोजीशन पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, और अब यहाँ पर चला गया। मतलब कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो वो हर एक बॉडी जो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है,
विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट्स में। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर साइकिल के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली ये तभी पता लग पाएगा कि पहले साइकिल अगर यहाँ पर थी तो इट मीन्स कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। अभी साइकिल यहाँ पर है, इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब साइकिल यहाँ पहुँच गई तो ऑब्वियसली इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। इट मीन्स कि इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसने कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज किया, कंटिन्यूसली पोजीशन को चेंज किया। और ऑब्वियसली जब ये पोजीशन को चेंज कर रहा था तब इसे कुछ टाइम भी लगा। मे बी पॉसिबल कि अगर सपोज़ ये बाइसिकल जो है अगर पहले टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पर यहाँ पर थी तो टाइम t इक्वल टू 1 पर ये यहाँ पहुँच गई और टाइम t इक्वल टू 2 पर ये यहाँ पर पहुँचेगी। सो हमने देखा कि इसको बेसिकली अपनी पोजीशन को चेंज करते करते कुछ टाइम भी कंज्यूम करना पड़ा। इट मीन्स कि एक पैसेज ऑफ टाइम में इसने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो यही तो मोशन है कि मोशन इज बेसिकली व्हाट? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। करेक्ट? अगर कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एक पर्टिकुलर पैसेज ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, सो दिस इज अ मोशन। वी कैन से दिस बॉडी इज इन द मोशन। जब भी हम हमारे सराउंडिंग्स में किसी व्हीकल को देखते हैं तो हम बोलते हैं व्हीकल कितनी तेज़ी से जा रहा है। हम कब उसको बोल पाते हैं कि वो तेज़ी से जा रहा है? जब वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा होता है। इट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली वो चेंज कर रहा होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि अरे अभी तो वो यहाँ था, अभी थोड़ी देर में यहाँ चला गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी साथ में ऑब्जर्व किया कि पहले तो इस पॉइंट ए पर था सपोज आपका व्हीकल और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया पॉइंट बी पर। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि व्हीकल मोशन में था और इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम भी लगा। और अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रही है, इट मीन्स कि ये सपोज़ कोई पैसेज है, ये पर्टिकुलर पैसेज है, इस पैसेज में कोई पर्टिकुलर बॉडी खड़ी हुई है, ठीक है, और आपने सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पर इसको ऑब्जर्व किया, टाइम t इक्वल टू 1 पर इसको ऑब्जर्व किया, टाइम t इक्वल टू 2 पर इसको ऑब्जर्व किया। इट मीन्स कि एक पैसेज ऑफ टाइम में टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 में आपने इसको ऑब्जर्व किया और आपने पाया कि टाइम t इक्वल टू 0 पर भी बॉडी यहीं पर थी, टाइम t इक्वल टू 1 पर भी बॉडी यहीं पर है और टाइम t इक्वल टू 2 पर भी बॉडी यहीं पर है। इट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स की अगर मैं बात करूं सो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है इस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये बॉडी अपनी जगह पर ही प्लेस्ड है। सो इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं दिस बॉडी इज़ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मोशन। ये बॉडी किसी भी तरह का मोशन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया इन द पैसेज ऑफ टाइम। इस टाइम इंटरवल में इसने अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं किया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी मोशन नहीं कर रही है। और जो बॉडी मोशन नहीं कर रही होती है इट मीन्स कि वो बॉडी कैसी है? रेस्ट में है। वो बॉडी कैसी है? रेस्ट में है। So, if an object does not change its position with respect to its surrounding with time, then it is called at rest. तो हमें मोशन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई, हमें रेस्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पर समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट फील्ड की जो बेसिकली मोशन से अपना नाता रखती है, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। सो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मोशन बेसिकली किस वजह से हो रहा है तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। मोशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स, मोशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स, मोशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स। किस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ये पेंडुलम जो है अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच रहा है तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब किसी ने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, कोई फोर्स अप्लाई किया तब जाकर ये पेंडुलम इस पोजीशन से यहाँ पर पहुँचा। ये जो साइकिलिंग कर रहा है ये पर्सन साइकिलिंग जो कर रहा है ये कैसे साइकिलिंग कर पा रहा है, कैसे मोशन में है? क्योंकि ये पैडल कर रहा है। देखो ये पैडलिंग कर रहा है, जब ये पैडल मारता है तब क्या होता है? इस पैडल्स पे फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स जो होते हैं इस साइकिल के जो व्हील्स हैं इनको पुशअप करते हैं और फाइनली ये साइकिल जो है वो आगे की तरफ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी तरह के मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप खुद ही जब चलना शुरू करते हैं, सपोज आप खुद मोशन कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी से अपनी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, अपने फुट्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फुट्स जो हैं आपको वो फुट्स का जो प्रेशर है, जो अपोजिट रिएक्शन है वो आपको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप सपोज किसी पर्टिकुलर
चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हैं, सपोज़ आप किसी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह सरका रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप उस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उस किसी पर्टिकुलर उस मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाकर वो रिलोकेट हो पाएगा और एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। तो इसी तरह से हम देखें तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि मोशन जो होता है वो फोर्स की वजह से होता है। बट अब ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, किस तरह से क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ स्टडी। ये भी एक तरह की स्टडी है कि बेसिकली हम फोर्सेस का भी एनालिसिस करें जिनकी वजह से मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो यही चीज़ जो है मोशन की कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अगर हम मोशन को डिवाइड करें तो बेसिकली इस तरह से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो मोशन जो है वो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, या जो मोशन है उस मोशन को दो कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप मोशन की वजह भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, आप मोशन के कॉज की भी स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप फोर्स की भी स्टडी कर रहे हैं कि फोर्स किस वजह से क्रिएट हुआ, फोर्स कहाँ से आया, किस तरह से लगा, किस तरह से अप्लाई हुआ। तो अगर आप इस तरह की स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि मोशन के साथ में मोशन के कॉज की भी स्टडी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो कहलाएगा काइनेटिक। आप इट मीन्स कि काइनेटिक की स्टडी कर रहे हैं, आप काइनेटिक की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आप स्टडी कर रहे हैं काइनेटिक फील्ड ऑफ द मोशन की। अगर मैं बात करूं कि अगर आप मोशन की बात कर रहे हैं और आपको मतलब नहीं कि मोशन किस वजह से हुआ, आपको ये इससे कोई मतलब नहीं कि फोर्स कहाँ से अप्लाई हुआ, कहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है, आपको कॉज से कोई मतलब नहीं, कॉज जो है मोशन का उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इट मीन्स कि आप जो मोशन की फील्ड की स्टडी कर रहे हैं दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ काइनेमेटिक, वो आती है काइनेमेटिक की कैटेगरी में। सो काइनेमेटिक्स गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। हमें ये पता करना होगा कि बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या देता है। काइनेमेटिक्स मोशन के को इस तरह से डिस्क्राइब करता है, इस तरह से स्टडी करता है मोशन की कि उससे कोई मतलब नहीं होता कि मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। सो इस पूरे लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली काइनेमेटिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, हम मोशन के कॉज की स्टडी इस लेक्चर में, इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो बेस्ड है वो है बेस्ड है काइनेमेटिक्स पर। अब जब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली मोशन होगा हमेशा एक बॉडी का, ठीक है। सो बॉडी का मोशन होगा, और बॉडी के मोशन की अगर मैं बात करूं तो वो बॉडी जो होगी वो कोई व्हीकल हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, और वो मोशन करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में किसी बॉडी का मोशन उस बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के साइज़ पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है, जहाँ पर उसका पूरा की पूरा मास सेंट्रलाइज होता है। सो इस तरह से बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर, शेप और साइज़ और सेंटर मास पर भी उस बॉडी का मोशन अफेक्ट करता है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली मोशन के बारे में, और वो मोशन का अफेक्ट हम देखेंगे सराउंडिंग इन्वायरमेंट के केस में, ठीक है। सो इसलिए हम इस बॉडी के स्ट्रक्चर, उसके साइज, उसके सेंटर ऑफ मास से अफेक्शन उस मोशन पर हम नेग्लिजिबल मानेंगे, और इस केस में हम बॉडी को कंसिडर करेंगे पॉइंट मास एक पॉइंट मास, या बॉडी को हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। इस बॉडी को हम क्या कंसिडर करेंगे, एक सिंपल सा पॉइंट मास की स्टडी या बॉडी को पॉइंट कंसिडर करने का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस होता है। अगर मैं बात करूँ एक बड़े से एरिया की, कि सपोज़ यहाँ पर बॉडी को जो है मोशन करना है, और ये जो एरिया है ये सपोज़ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का है, और सपोज़ इस पर बॉडी जो है वो कोई रोटेट हो रही है, कोई बॉडी सपोज़ मोशन कर रही है, और वो ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी ने मोशन करना है इस पर्टिकुलर फील्ड पर, और हमें पता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी का जो साइज़ है, इस बॉडी का साइज़ इस पर्टिकुलर लेंथ के रिस्पेक्ट में, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में तो क्या है, बहुत छोटा है। इस बॉडी का साइज़ इस पर्टिकुलर लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसा है, बहुत छोटा। सो हमें ये याद रखना है, क्योंकि बॉडी क्या हो सकती है, कुछ फीट्स की हो सकती है, कुछ मीटर्स की हो सकती है मैक्सिमम, बट ये तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है, इस बॉडी के साइज़ से बहुत ज़्यादा है।
तो हमेशा जब हम बॉडी के रास्ते की बात करें, इसके वे की बात करें, जिस वे पर इसके मोशन को कैलकुलेट किया जाना है, अगर ये वे इस बॉडी के साइज से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम इस बॉडी को क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट। हम कंसिडर करते हैं कि दिस बॉडी इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़, दिस बॉडी इज़ अ पॉइंट, दिस बॉडी इज़ सिंपली अ पॉइंट। ठीक है, दिस बॉडी इज सिंपली अ पॉइंट। सो ये पॉइंट जो है उसे कहते हैं हम पॉइंट मास या पॉइंट बॉडी, पॉइंट बॉडी या पॉइंट मास। So an object can be considered as a point mass object if the distance traveled by it in motion is very large in comparison to its dimension. Clear? अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है या डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है वो उसके साइज से या उसके डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, सो इस केस में हम कंसिडर करते हैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और a point object is something which does not occupy any space in comparison to the distance traveled. yes, जैसा मैंने अभी कहा कि अभी किसी बॉडी को 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, 1000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उस बॉडी का साइज़ या डायमेंशन बहुत छोटा है। ठीक है, सो उस पर्टिकुलर वे 1000 किलोमीटर पर वो जो कुछ फिट्स की बॉडी है उस वो बेसिकली एक पॉइंट स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। हम इतना कंसिडर करेंगे कि वो एक पॉइंट की तरह है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, जो कोई बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन से हम पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि इसका बड़ा अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि इस केस में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन में उस बॉडी की वजह से कोई इफ़ेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता, उसके साइज शेप स्ट्रक्चर की वजह से कोई जो इफ़ेक्ट है मोशन पर वो कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी कैलकुलेशन आते हैं वो कैलकुलेशन जो होते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। सो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। सो आई होप कि आपको मोशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मोशन है क्या। और अब हम बात करते हैं मोशन के टाइप्स के बारे में। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें, हम पूरे हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट की बात करें, तो 3 तरह के मोशन पॉसिबल होते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन जिसे हम 1D भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल जिसको हम 2D मोशन भी कहते हैं, और 3 डायमेंशनल मोशन जिसे हम 3D भी कहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के मोशन पॉसिबल है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन तीनों को। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 डायमेंशनल मोशन की। देखिए, इफ़ ओनली वन आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then the motion is called the 1 dimensional motion. Clear? For example, motion of the block in the straight line, motion of a train along the straight track, a man walking on the level and narrow road, and the object falling under the gravity, etc. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार है वो 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है। इट मीन्स कि अगर हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे जो होते हैं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और इस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में आप देख सकते हैं, सपोज ये जो बॉडी का मोशन है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट मोशन ये बॉडी कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये कैसा है, एक तरह का 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जिसमें अगर कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट्स की, तो बड़ा सिंपल सा वे है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम उसको 3 कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी बॉडी सपोज यहाँ पर प्लेस्ड है, तो इस बॉडी के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे सपोज एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में, हम देख सकते हैं बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जबकि वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से 0 0 हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि बॉडी की पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी पोजीशन के सिर्फ एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहे हैं, बचे हुए जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं।
तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि द बॉडी इज़ डूइंग मोशन इन द वन डायमेंशन ओनली, एक डायरेक्शन में या एक डायमेंशन में ही मोशन कर रही है, इसलिए हम इसे वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार को आप देख सकते हैं, पहले कार यहाँ पर थी, फिर इसी लाइन में स्ट्रेट लाइन में चलकर वो यहाँ पर पहुँची। सो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर ये कार जो है वो मोशन कर रही है। सो दैट्स वाई ये मोशन किस तरह का है, एक तरह का वन डायमेंशनल मोशन है। इसीलिए यहाँ पर कहा इफ़ ओनली वन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट, जैसा कि अभी हमने देखा इस एग्जांपल में एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, बचे हुए दो कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और एग्जांपल्स भी हमने कहा कि मोशन ऑफ द ब्लॉक इन द स्ट्रेट लाइन, या फिर हमने देखा कार बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो ये बेसिकली एक तरह का क्या है, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन की। तो इफ़ ओनली टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट, जो थ्री कोऑर्डिनेट हैं उनमें से कोई दो कोऑर्डिनेट में वेरिएशन हो, कोई दो कोऑर्डिनेट में वेरिएशन अगर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये किस तरह का मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। सो इफ़ ओनली टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो प्लेयर है, इस प्लेयर ने जैसे ही इस रग्बी को किक किया, तो सपोज़ ये जो रग्बी है वो किस तरह से मोशन कर रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक एक्सिस ये वाला, एक एक्सिस ये वाला और एक एक्सिस ये वाला। तो देखिए ये जो रग्बी है, ये रग्बी बेसिकली यहाँ से उड़ते हुए जा रही है। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन इन दो कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली इन दो कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। इट्स मीन्स ये वाला जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसे एक्स कहूँ और इसे वाई कहूँ और इसे जेड कहूँ, तो मुझे देख पा रहा हूँ मैं कि इस जेड के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो रग्बी थी, इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट्स, इसकी पोजीशन को मैं डिफाइन करता एक्स वाई और जेड से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि z में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ x और y में चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है, एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि यहाँ पर दो डायमेंशंस में या दो डायरेक्शंस में चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इसलिए ये टू डायमेंशनल मोशन है। और हम कह सकते हैं अ सर्कुलर मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो भी कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन ही है। सर्कुलर मोशन मतलब कोई बॉडी ने इस पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड घूमना शुरू किया, तो ये भी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि यहाँ पर भी कंटिन्यूसली बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है। तो और दूसरा जो डायरेक्शन है वो इस तरह से चेंज हो रहा है, एक तो सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और दूसरा इस टेंजेंट की तरफ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ये भी कैसा है, एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह से हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। सो अब अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो, इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने वाले सारे के सारे थ्री कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंजेस हों, उनमें चेंजेस हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डेफिनेटली हम बोलेंगे वो बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है, वो थ्री डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द थ्री डायमेंशन मोशन आर फ्लाइंग द बर्ड। अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो डेफिनेटली वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर रही है। कोई काइट अगर फ्लाई कर रही है तो डेफिनेटली वो थ्री डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। एरोप्लेन अगर कोई फ्लाई हो रहा है या फिर कोई रैंडम मोशन हो रहा है किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो डेफिनेटली वो एक तरह का रैंडम थ्री डायमेंशनल मोशन ही है। यहाँ पर एक बर्ड का स्ट्रक्चर दिया है, आप देख सकते हैं ये बर्ड का जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। जब बर्ड फ्लाई हो रही है तो इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है मोशन की, ठीक है। जबकि इसके जो पंख हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से दो डायरेक्शंस के अंदर ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन और उसी के परपेंडिकुलर ये बेसिकली दो वेरिएशंस, दो डायरेक्शन में इसके पंख के वेरिएशन हो रहे हैं। इस एक्सिस से भी आप समझ सकते हैं कि सपोज़ ये तो एक एक्सिस हो गया जो पर्टिकुलर
इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, जबकि ये दो एक्सिस जो हैं वो इसके पंख की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो बर्ड की फ्लाइंग है ये एक तरह का क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर एरोप्लेन उड़ रहा है या फिर काइट फ्लाई हो रही है तो डेफिनेटली ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, 3 डायमेंशनल मोशन के हैं। सो आई होप कि आपको ये 3 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 डायमेंशनल मोशन का ही एक एग्जांपल है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार, ये बस, इन व्हीकल्स को आप देख सकते हैं या फिर इन मिलिट्री पर्सन्स को देख सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसी हाईवे पर इस तरह के व्हीकल्स चलते हैं तो ये हमेशा एक लाइन में चलते हैं, ठीक है। इनकी एक पर्टिकुलर लेन होती है, उस लाइन में या उस लेन में ही ये व्हीकल मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि इन पर्टिकुलर मिलिट्री पर्सन्स की, तो बेसिकली ये भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन, जब ये परेड करते हैं तो हमेशा एक पर्टिकुलर लाइन में ही मोशन कर रहे होते हैं, एक के पीछे एक, बिल्कुल कदम ताल के साथ में, एक पर्टिकुलर लय में, एक स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी ओरिएंटेशन को चेंज किए हुए, अपने ओरिएंटेशन को बिना किसी वजह के चेंज किए हुए हमेशा एक ही लाइन में चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है, तो वो इस तरह का मोशन जो होगा वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, मोशन के बारे में था, मोशन के टाइप्स के बारे में था, तो सिंपल थिंग थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि इस लेक्चर को एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो पाएँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सामने फेस आइकॉन नज़र आ रहा है, उस फेस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन।